नमस्कार, मैं शिवाकांत आपके साथ फिर हाजिर हूँ एक नए छात्र से बातचीत के लिए। हमारे साथ में मौजूद हैं एक नए छात्र जो इतिहास पढ़ने में रुचि रखते हैं। नाम है मन्नू कुमार। बात हाँ जी, मन्नू कैसे हैं आप? नमस्कार। आप सभी को नमस्कार शिवाकांत। आपने मुझे मौका दिया अपने प्लेटफॉर्म पे आने का। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी और हाँ, आपके सभी दर्शक का भी। अ, आप इतिहास के छात्र हैं और साथ में राजनीति विज्ञान भी पढ़ते हैं, लेकिन हमारी जो बातचीत होगी इतिहास को लेकर होगी। अ, आप इतिहास को 3 साल से पीछे पढ़ते आ रहे हैं। आपको बता दें, ये अम्बेडकर कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र हैं। तो आप 3 साल से इतिहास पढ़ते आ रहे हैं, तो हमारे जो आने वाले छात्र साथी हैं, नए जो इतिहास में पढ़ने की रुचि रख रहे हैं, आप उनको कैसे बताएंगे कि इतिहास को कैसे शुरू करें? क्या कौन सी किताब बेसिक कैसे क्लियर करें वो अपना इतिहास को लेकर के? सही बात है। सवाल लाजमी है आपका कि इतिहास में मैं भी इंटरेस्ट रखता हूँ और मैं इतिहास वो है भी, हाँ है भी। और इतिहास में 3 साल से नहीं, विगत कई वर्षों से पढ़ रहा हूँ। मैं कोई भी, मैं ही क्या, कोई भी आगे देखिए, सिक्स से तो एक सिस्टमेटिक तरीके से इतिहास का स्टडी शुरू हो जाता है, या हाँ, शुरुआती दौर में माध्यम हाँ। एनसीईआरटी हो या फिर आगे, फिर लेकिन एक सिस्टमेटिक तरीके से और गहरी स्टडी जो दरअसल है, आज हाँ के वो, समय में इंटरनेट और के दुनिया में तो आधा इतिहासकार हर व्यक्ति है हाँ जिसने कभी इतिहास की सही किताब बात, नहीं पढ़ी। सही बात है। तो वही मैं यही कहना चाहूंगा कि मैंने विगत कई वर्षों में, वही कई वर्षों से जो मैं इतिहास पढ़ा हूँ, तो मुझे लगा, एक अनुभव हुआ कि सिर्फ पढ़ा नहीं, इतिहास को इंसान जीते हैं, इतिहास को जिया जा सकता है। आप कोई भी विषय उठा के देख लीजिए, बगैर उसके इतिहास को जाने आपका अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो ही नहीं सकता। हाँ, इतिहास एक सब्जेक्ट नहीं, एक समझ की बीज है, और जब तक वो समझ का बीज नहीं बोएंगे आप, तब तक कोई विषय नहीं समझ सकते हैं। तो इसलिए इतिहास पढ़ना मेरे अनुसार जरूरी है, और मैं पढ़ता रहता हूँ इतिहास। अच्छा लगता है मुझे पढ़ने में। और हाँ, हाँ, आपको इतिहास का कौन-सा पार्ट है? कई सारे पार्ट हैं। प्राचीन कालीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक कालीन इतिहास। इसके अलावा विश्व इतिहास भी है और बहुत सारे इतिहास है। तो आपको कौन-सा ऐसा पार्ट है, कौन-सा ऐसा इतिहास है जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग? हर एक का तो इंटरेस्टिंग विषय होता है, आपका कौन-सा है? देखिए, सच पूछिए तो इतिहास अगर मैं पढ़ता हूँ, कोई भी काल पढ़ूं मैं, तो अच्छा लगता है। डूब के पढ़ने में वही काल अच्छा लगने लगता है, अगर आपको समझ है तो। अगर आप समझ पा रहे हैं किसी भी काल को, तो इतना मजेदार सब्जेक्ट है कि मत पूछिए, क्योंकि लेकिन अगर इसमें सन जो डेट्स हैं, दे डेट्स को लेकर बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, तो आप कुछ अगर शार्ट में बता पाए कि डेट्स को कैसे बच्चे पढ़ें, तो आने वाले बच्चों के लिए बहुत लाभकारी होगा कि डेट्स का कोई अगर अच्छा आपके पास तरीका हो कि आप कैसे पढ़ते हैं, डेट्स को याद कैसे रखें। सही बात है। डेट्स के लिए, डेट्स को लेकर ये समस्या है, दरअसल कैसे याद रखें दरअसल उसको। मैं आपको लेकिन मैंने जो देखा, हाँ, डेट्स को याद करने का एक सबसे आसान तरीका, जो मैं अक्सर मैं उसको इस्तेमाल में लाता हूँ। अगर डेट्स के पीछे का कहानी आपको पता हो ना, हाँ, यस। तो डेट्स ऑटोमेटिक दिमाग में रहता है। हाँ, यही आ, यही आ, बात तो इतिहास के कई विद्वान भी कह रहे हैं कि आपको हाँ, कहानी पता है तो डेट याद डेट रहेगा। रहेगी। और मजेदार बात है ये, देखिए कितना मजेदार बात है। अगर डेट पता हो तो कहानी समझ में आती है। बिल्कुल। देखिए, अगर कहानी पता हो तो डेट्स ऑटोमेटिक याद रहता है, और डेट पता हो तो वो कहानी समझ आती है, बिल्कुल, दोनों क्योंकि का रिलेट कर पाएंगे आप कि दोनों का रिलेट कर वो पाएंगे। उस समय जो डेट्स था, उस समय उस ईस्वी में क्या चल रहा था और इस ईस्वी में क्या चल रहा है, तो आप रिलेट कर पाएंगे और ज्यादा याद रख पाएंगे। लेकिन मेरा जो कहना एक सार में है, एक छोटी सी मैं जो बात कहूंगा, डेट्स याद रखने के लिए सबसे बेहतर तरीका है कि आपकी कहानीबद्ध पढ़े। ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, कुछ ऐसा एक और तरीका अपना और सकते हैं। माफी चाहूंगा, दूसरे आपको एक घटना से दूसरे घटना तक, सॉरी, घटना को रिलेट करें। हाँ, रिलेट जब वही, तक जोड़ेंगे नहीं लिंकअप जब करते जाएंगे, तो तो आपके मन आपको में डेट्स भी बैठता याद रहेगा, जाएगा। कहानी भी याद रहेगा, और अच्छा अंडरस्टैंडिंग हाँ, डेवलप होगा। पहला हम तरीका। हाँ, दूसरा तरीका जो अक्सर लोग यूज करते हैं, लेकिन हो सकता है कारगर हो किसी के लिए, वो करते क्या है,
हर डेट्स के साथ कोई ना कोई कोड वर्ड जोड़ लेते हैं बिल्कुल। कि ऐसे बहुत सारे हाँ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां कर रहे बच्चे होते हैं वो करते हैं ऐसा। करते हैं, वो कोड वर्ड्स ढूंढ लेते हैं कि 1857, तो क्या हो सकता है 1857, कुछ ऐसा ढूंढ लेंगे वो। हाँ, कुछ हाँ इंटरेस्टिंग टाइप का हाँ जो इंटरेस्टिंग, हाँ हो जाता अठारह सौ है। संतावन, हाँ संतावन संतावन संतान संतान, तो ये मतलब 45 हम लोग को आजादी मिली, जी। मतलब फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, हाँ। जो शिफ्ट होता है क्राउन से, जो ब्रिटिशर्स कंपनी से क्राउन में शिफ्ट होता मैं है इसी पावर। पर आ रहा हूँ। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि कोई बच्चा 6वीं क्लास से इतिहास को शुरू करता है, फिर आते आते 7वीं 8वीं फिर 12वीं फिर ग्रेजुएशन में अगर ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट में आता है, इतिहास पढ़ता है, उसके बाद में कंपटीशन किसी भी सिविल सर्विस एग्जाम्स में जाता है, तो दरअसल हम जहां तक अधिक संख्या में देखने को मिल रहा है कि 3 किताबें बहुत चर्चित है, खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होते हैं उनके लिए बहुत उपयोगी है। अगर कोई भी प्राचीन इतिहास की किताब पढ़ता है तो आर एस शर्मा सर, अगर मध्यकालीन इतिहास तो सतीश चंद्रा, और आधुनिक के लिए विपिन चंद्रा, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के टीचर और बहुत सारे लोग ये गाइड करते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या यही पर्याप्त है, अगर बच्चे कुछ और नया भी ट्राई कर सकते हैं इन तीनों से इतर, इन तीनों से हटकर, और या फिर वही जो कोचिंग क्लासेस के नोट्स तैयार किए जा रहे हैं, क्या उनका सहारा ले सकते हैं? नहीं, मेरा जो मानना है, देखिए इसमें होता क्या है कि कंपटीशन की दुनिया में एक प्रचलित सेंटेंस चल रहा होता है कि जितना सीमित रहोगे उतना अधिक तुम्हारे दिमाग में रहेगा, कंटेंट सीमित रहना चाहिए और फोकस्ड रहना चाहिए, सही बात है। मेरा मानना है ठीक है, अगर कोई सोच रहे हैं ऐसा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा ये भी मानना है कि ज्ञान किसको बुरा लगता है और किसको क्षति पहुंचाता है। ज्ञान तो ज्ञान है, जो सुकरात बोलते हैं, नॉलेज फॉर द सेक ऑफ नॉलेज, मुझे ज्ञान चाहिए ज्ञान के लिए। तो अगर ऐसा टेम्परामेंट है कि मुझे ज्ञान चाहिए ज्ञान के लिए, तो मुझे लगता है कि उन्हें आगे ही बढ़ाएगा। जो एंशिएंट का बताए कि आर एस शर्मा सच में प्रख्यात है, और आर एस शर्मा पढ़ना भी चाहिए, एक हाल ही अंडरस्टैंडिंग। में हाँ एक हाल ही में क्या बहुत समय हो गए, हाँ करीब 10 साल हो गए, एक नई किताब आई, प्राचीन एवं मध्यकालीन पूर्व मध्यकालीन भारत का इतिहास, उपेंद्र सिंह मैम ने हाँ लिखा। उपेंद्र वो सिंह ने, बहुत चर्चित रही हाँ और चल, बहुत ज्यादा प्रमाणिक और है। ये मनमोहन सिंह जी की बेटी हाँ। उपेंद्र सिंह जी। हाँ, उपेंद्र सिंह जी, बहुत सारी 3 बेटियां हैं। तो और सोचिए ये स्टीफेंस में शायद पढ़ी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, स्टीफन्स में वो पढ़ा रही थी, दिल्ली यूनिवर्सिटी हिस्ट्री में पढ़ा किसी रही थी कॉलेज से बाद में पढ़ा, और शायद। इस समय दिल्ली यूनिवर्सिटी के इतिहास विभाग में वो विभागाध्यक्ष भी रही। उसके बाद में ये वर्तमान समय में अशोका यूनिवर्सिटी की विभागाध्यक्ष के पद पर सही बात। कार्यरत हैं, हाँ तो और बहुत प्रोमिनेंट हाँ हिस्टोरियन तो है। देखिए और आप यहाँ ही देख लीजिए, देखिए आपको अगर कंपटीशन फील्ड में जाना है तो ये बात मैं कहूंगा कि हाँ, रिसोर्सेस चाहे तो सीमित रख सकते हैं, लेकिन अगर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना है तो 1 2 3 तो किताब पढ़ना ही चाहिए एक्स्ट्रा। जो आप उपिंदर सिंह का नाम लिए, रोमिला थापर है, और भी कई है, जैसे मध्य इतिहास में भी देखेंगे तो बहुत बहुत सतीश चंद्रा है, और हाँ, 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 मैं आपको ये बोलना चाहूँ कि आप इन तीनों किताबों से इतर कोई किताब अगर बता सके हमारे साथियों को जैसे आप, तो। हाँ आप भी जैसे बताए, रोमिला हाँ। थापर हो गया, फिर हाँ, उपिंदर रोमिला सिंह हो थापर गया, मैम हाँ की तो उनका भी बुक है। फिर मध्य इतिहास में आप देखेंगे तो सतीश चंद्रा है, और भी मतलब जो सिविल सर्विस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं प्रतियोगी छात्र, आप उन छात्र साथी जो हैं उनके लिए इतिहास को पढ़ना अ, कैसे सरल हो, कैसे सुलभ हो, इस पर अगर आप कुछ बताएं, आपका कुछ अगर प्रैक्टिकल अनुभव हो तो उसको साझा करें। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है आप भी इस तरीके के छात्र, इस तरीके के प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल। सवाल आपका सही में जेन्युइन है लेकिन मजेदार बात है कि जिनसे आपको ये सवाल करना चाहिए उसके लिए मैं डिजर्विंग कैंडिडेट नहीं हूँ, क्योंकि मैं तैयारी के दौरान हूँ, अभी तैयारी कर ही रहा हूँ, और हमसे पहले से कई तैयारी कर रहे हैं, महारथी सब जेएनयू के बड़े। लेकिन फिर भी आप पूछे हैं तो मैं अपने अंडरस्टैंडिंग के अनुसार ये बताना चाहूंगा कि मैंने जो किया मैं वही अनुभव बताऊंगा। मैंने इतिहास पहले शुरू शुरू के दौरान क्या कर रहा था, मुझे भी गलत फहमी का शिकार था, मैं भी नोट्स पढ़े जा रहा था, कहीं कहीं से मिल गया वो कर रहा था, जो अक्सर दिक्कत देती है। वो हो क्या रहा था मेरे साथ
उससे अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हो पा रहा था। जो आप बोल रहे पहले पूछे थे ना कि कैसे डेट्स को रिमेम्बर करे या फिर कोई कहानी को कैसे रिमेम्बर करे, नहीं हो पाएगा वो। आप किसी नोट से या कोई मटेरियल से आप पढ़ेंगे 4 दिन बाद भूल जाएंगे, गारंटी के साथ। 5वां दिन तो पक्का भूलेंगे, फिर आप उब जाएंगे, फिर लगेगा नहीं नहीं नहीं, हम में फॉल्ट नहीं है, इतिहास में फॉल्ट है, मेरे में कोई दिक्कत नहीं है। फिर दिक्कत यहाँ आएगी कि दिक्कत यही है कि जो हम सोच रहे हैं कि हम में दिक्कत नहीं, इतिहास में दिक्कत है। तो इसलिए मेरा मानना है कि एक सिविल सर्विस का जो तैयारी कर रहा है उनको पहले कुछ रेफरेंस बुक पढ़ना चाहिए। आप जान ही रहे हैं कि सिविल सर्विस का जो एग्जामिनेशन यूपीएससी द्वारा होता है वो वेटेज ज्यादा मॉडर्न हिस्ट्री का होता है। हाल ही में कुछ वर्षों में ऐसा डिवाइड कर रहे हैं हाँ। बेहतर तरीके से, लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री में आप देखेंगे खास करके तो शेखर बंदोपाध्याय, जो मैक्सिमम लोग रेफर करते हैं उनको, शेखर बंदोपाध्याय जी का बुक पढ़ना चाहिए, जो जेएनयू के प्रोफेसर भी रहे हैं। तो उसके बाद बहुत लोग कहते हैं बिपिन चंद्रा, और आप दोनों बुक में अंतर ये देखेंगे, बिपिन चंद्रा क्या की बेसिक से शुरुआत की है, एकदम बेसिक कहानी तरह लेके गए हैं हर चीजों को। और शेखर बंदोपाध्याय में क्या है कि चीजों को कहानी तरह तो लेके गए ही हैं, फैक्ट्स ज्यादा दिए हैं, एनालिसिस ज्यादा किए हैं एज कंपेयर टू बिपिन चंद्रा। तो अगर ये दोनों बुक पढ़ लेने के बाद बच्चे में जो अंडरस्टैंडिंग आएगा तो फिर बच्चे सवाल नहीं करेंगे कि हम भूल जाते हैं या फिर ये दिक्कत आती है वो आती है। बुक पढ़ने का मतलब है कि मतलब एक्सपीरियंस आप ले रहे बिपिन चंद्रा का, मजाक नहीं है। शेखर बंदोपाध्याय जो इतना वर्षों से संघर्ष किए हैं, एक्सपीरियंस लिए हैं, उसके बाद जाके बुक लिखे हैं और उसके एक्सपीरियंस को डायरेक्ट आप ग्रैब कर रहे हैं, तो मुझे मैं पूरा समझदारी और अपने एक्सपीरियंस के साथ कह सकता हूँ कि डेट भूलने में इस तरह की शिकायत आप नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन जैसे क्या है, जब कोई बच्चा कोई किताब पढ़ता है उसके बीच में कहीं पर सोशल मीडिया से किसी अच्छे सीनियर जो तैयारी कर रहे हैं, वो क्या होता है बार बार सिलेबस के लिए, जिस तरीके से मैंने आपसे पूछा कि कौन सी किताब पढ़े, आपने इस किताब को, इसी तरीके से मैंने किसी दूसरे से पूछा तो दूसरा व्यक्ति, और हर व्यक्ति जिस चीज को बता रहा है वो उसकी खूबी बता रहा है, वो कहेगा ये ही सबसे बेस्ट है। तो इस मामले में जो प्रतियोगी छात्र हैं ये कैसे डील करें, इसको कैसे समझे कि एक व्यक्ति बोल रहा है ये सही एकदम रामबाण है, ये पढ़ोगे इसमें से 10 क्वेश्चन आए थे, दूसरे व्यक्ति से बात किया उसने कहा कि पूरा पेपर इसी के आधार पर बनता है, तीसरे से बात किया कि पिछले 10 साल का क्वेश्चन इसी से आता है। तो बच्चा कैसे डील करे उस पेपर को, उसमें कैसे सेलेक्ट करे कि कौन में पढ़ूं, आपको क्या लगता है? सही बात, मैं भी इसका शिकारी हूँ, कुछ समय पहले था। और एक बात और जोड़ दूं, इसमें क्या है ना कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते, 10 दिन वो पढ़ते हैं, 15 दिन वो पढ़ते सही हैं, बात, और इस महीने में ऐसे बच्चे का 6 महीना गुजर जाता है। गुजर जाता है। सही बात, तो सही बात है ये। इस तरीके से अगर आप बताएं कि इससे कैसे निकले। हाँ, ये एकदम लग रहा है सवाल हम लोगों का सवाल है, मतलब मेरा भी सवाल एक समय तक था, लेकिन मैं जब दिल्ली यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ और मैं प्रोफेसर सर सब मिले तो उन लोगों का जो गाइडेंस हमें प्राप्त हुआ वो गाइडेंस मेरे क्लैरिटी को ज्यादा मजबूत किया, जो स्पष्टता मेरे अंदर आई हिस्ट्री को लेकर। देखिए, ये बात सही है कि टॉपर्स अलग अलग राय देते हैं और बच्चे भ्रमित हो जाते हैं, कंफ्यूजन में चले जाते हैं और पता चलता है यही पढ़ा वो पढ़ा, किसी का नहीं रहा। क्योंकि सब्जेक्ट अगर सब्जेक्ट में ही सीमित रहे और दिमाग में ना आए तो फिर आप विश्लेषण कर ही नहीं सकते हैं। होता क्या, अब देखिए मजेदार बात क्या, कोई सब्जेक्ट में फॉल्ट नहीं होता, कोई बुक्स में दिक्कत नहीं है। आपका जो सिलेबस है आप पहले उस सिलेबस पे स्टडी करें, जो यूपीएससी का सिलेबस है उस सिलेबस पे स्टडी करें, ठीक से स्टडी करें। और सिलेबस में क्या क्या पॉइंट्स है, की पॉइंट, सिलेबस किस पे एम्फेसाइज किया है, आप कोशिश करें 1 से 2 बुक जो ऑथेंटिक है, ऑथेंटिक जैसे मैंने जो 2 बुक का नाम लिया, मुझे लगा, मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ, 1 से 2 बुक उस सिलेबस में जो की पॉइंट्स है उस बुक में खोजे और अपने काम मात्र आप अपने अंदर इनपुट्स करें। और मुझे लगता है इसका जो बेनिफिट्स होता है बच्चों में या किसी भी एस्पायरेंट में बहुत अधिक होता है। कई जगह घूमने से बेहतर है एक जगह ध्यान लगा के पढ़ो, वही नहीं तो वही हाल हो जाएगा, कस्तूरी कुंडली बसे मेरे एक ढूंढे मन माए, घर में ही सब कुछ है, दुनिया भर में भ्रमित हो रहे लोग। मैं ये जानना चाहूँ, जैसे बहुत सारे विद्यार्थी हैं वो चाहते हैं कि जैसे जिस तरीके से यूनिवर्सिटी में
जब सिलेबस जारी होता है उसके नीचे रेफरेंस बुक होता सही है। बात है, मैं सही बात है, हाँ। यही पूछना चाहता हूँ, जिस तरीके से सिविल सर्विस परीक्षाओं के कंपटीशन, अन्य तैयारियां, और अगर उनके नीचे रेफरेंस बुक जारी हो जाए तो ये कितना लाभदायी होगा बच्चों के हाँ, लिए? लाभदायी तो होगा, लेकिन कुछ समस्या भी होगा। जैसे? जैसे कि अगर कोई बुक का रेफरेंस मिलता है, ठीक, बच्चे उस बुक को पढ़ेंगे और उसके बाद कहीं ना कहीं से, जो मैं समझ पा रहा हूँ, एक यूपीएससी के अंदर यूपीएससी को चुनौती का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है यूपीएससी अपने आप को सीमित कर रही है उस बुक के माध्यम से, वो रेफरेंस देने के माध्यम से। हो सकता है यूपीएससी इनडायरेक्टली ये कह रहा हो कि मेरा लिमिटेशंस इस बुक तक ही सीमित है, मैं इससे बाहर पड़े होकर नहीं पूछूंगा, लेकिन उसको चाहिए होता ऑफिसर, वो बाहर होकर पूछेंगे ही पूछेंगे। अपने आप को यूपीएससी कभी सीमित नहीं करेंगे। अगर सीमित कर देंगे तो बच्चा रट लेंगे ना, 2-3 बुक का रेफरेंस दिए, बच्चा गायब कर देंगे उसको टॉपिक से एसोसिएट करके। फिर वो क्रिएटिविटी बच्चे के अंदर, वो एनालिटिकल स्किल, वो क्रिटिकल स्किल, वो कैसे जनरेट होगा? हाँ, अगर 2-3 बुक नहीं पढ़ेगा, खुद से नहीं पढ़ेगा, मेहनत नहीं करेगा। कोई भी कंपटीशन एग्जाम अपने आप को सीमित करना नहीं चाहेगी। बात रहा बीए और ग्रेजुएशन का, देखिए यहाँ पर दिया जाता है और बच्चे को कुछ पता आता नहीं होता है। क्यों नहीं पता होता? क्योंकि उनका डाइवर्स बैकग्राउंड होता है। जो 12th में कोई साइंस आता है, कोई कुछ से आता है, तो यूनिवर्सिटी मदद करती है कि आप लोग ये पढ़े, इससे आपका बेसिक मजबूत हो जाएगा, ये रेफरेंस मिले, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। और मजेदार बात यह है कि आप बीए के बाद ही यूपीएससी दे सकते हैं, और यूपीएससी भी कह रही है कि जिनका फाउंडेशन मजबूत होगा उसके लिए ये एग्जाम है। हाँ। तो मैं लास्ट क्वेश्चन की ओर, अंतिम क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूँ। उससे पहले जो हम जैसे पूर्वांचल और पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे राज्यों से आने वाले छात्रों का सबसे बड़ी समस्या होती है माध्यम को लेकर। अच्छा अच्छा। तो आप एक उत्तर भारत के एक ऐसे राज्य से आ रहे हैं, बिहार से, तो आप क्या सोचते हैं माध्यम को लेकर? माध्यम कितना डिसाइड करता है सिलेक्शन? सही हिंदी बात, माध्यम, अंग्रेजी सही बात, माध्यम? सही है। मेरे भी कई दोस्त हैं जो जिनको इस चीज का सामना करना पड़ा है माध्यम को लेकर। वो भी फर्स्ट ईयर में थे तो इंग्लिश ऑप्ट किए हुए थे, लेकिन सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में वो हिंदी चुन ली। और मैंने पूछा उनसे, मैक्सिमम सिलेक्शन जो मैं सुन रहा था, इंग्लिश मीडियम से होता है तो हिंदी क्यों लिया? उनका जवाब